रिया और प्रियांशु, उठो बेटा, स्कूल का समय हो गया है, 7 बज गए हैं। कविता ने अपने दोनों बच्चों को आवाज़ लगाई तो ये सुनते ही रिया हड़बड़ाकर उठी और गुस्से से बोली, आप भी कमाल करती हो मम्मी, आपको मैंने बोला था ना कि मुझे 6 बजे उठा देना, उठाया क्यों नहीं। बेटी की बातें सुनकर कुछ पल के लिए कविता सन खड़ी रह गई। तभी रिया फिर से चिल्लाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ मम्मी, आप बोलती क्यों नहीं। रिया बेटा, आवाज़ दी थी पर आप उठी ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। कविता ने पलंग से कंबल समेटते हुए कहा। तो रिया बड़बड़ाने लगी, मुझे मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म करना था, अब कैसे करूँ। बोलकर रिया पैर पटकते हुए बाथरूम में घुस गई। तो कविता भारी मन से रसोई घर में वापस आई और सबके लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। पर मन में एक तूफान उठ रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि आजकल रिया किस तरह से बात करने लगी है मुझसे, जो मुंह में आता है बोल देती है, ना समय देखती है और ना जगह। कुछ समय बाद सब तैयार होकर खाने की टेबल पर आ गए। तब तक कविता सबके लिए नाश्ता परोस चुकी थी और सबके टिफ़िन पैक कर चुकी थी। रिया का मूड अभी भी खराब था। उसे ऐसे देख कविता ने प्यार से कहा, अब गुस्सा थूक दे बेटी, तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, जल्दी से खा ले। मुझे नहीं खाना नाश्ता, इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने, पर आपके वजह से उस पर पानी फिर गया। मैं आवाज़ से नहीं उठी तो आकर हिला देती मुझे, रिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो कविता भी चिल्ला पड़ी, मुझे और काम नहीं है क्या घर में, तुम सबको उठाने का ही काम रह गया है क्या। हो गई अब आपकी स्टोरी शुरू। आपको पता भी है प्रोजेक्ट्स कितने ज़रूरी होते हैं, पर कैसे पता होगा, कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया भी है ज़िंदगी में आपने कभी। बोल कर रिया बैग उठाकर बाहर जाने लगी। अरे टिफ़िन तो लेकर जा, कविता ने पीछे से आवाज़ लगाई। नहीं लेकर जाना मुझे, आपको मुबारक हो आपका टिफ़िन। चल उठ प्रियांशु, बस वाला हॉर्न बजा रहा है। रिया गुस्से से अपनी माँ कविता को घूरते हुए चली गई। तो कविता टिफ़िन उठाकर उसके पीछे भागी, पर तब तक रिया बस में चढ़ चुकी थी। मायूस होकर कविता घर के अंदर वापस आ गई। उसके आंखों में नमी और दर्द साफ झलक रहा था। रिया की बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थी। संजय देखा कैसे बातें करके गई है रिया मुझसे, बहुत बदतमीज होती जा रही है आजकल वो, और तुम कुछ कहते क्यों नहीं उसे। कविता अपने पति संजय पर चिल्लाई तो संजय लैपटॉप में लगा था। उसने धीरे से कहा, कविता शांत हो जाओ, वो डिस्टर्ब थी आज, उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ ना, इसीलिए। तो क्या ये मेरी गलती है, मुझे भी सुबह सुबह 1000 काम होते हैं, ऊपर से तुम सबको उठाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। कितना करूं, कब तक करूं। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। तो संजय ने अपना लैपटॉप बंद किया और उठकर उसके पास आया और प्यार से बोला, देखो कविता, मैं जानता हूँ कि रिया को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, शाम को मैं बात करूँगा उससे, बस अब तो मुस्कुरा दो, वरना मेरा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, सबका प्रोजेक्ट मेरी वजह से ही तो ख़राब होता है, कविता ने गुस्से से कहा और रसोई में चली गई। तो संजय ने कहा, डोंट वरी कविता, मैं शाम को रिया से बात करूँगा, मैं समझाऊँगा उसे, तुम चिंता मत करना। इतना बोलकर संजय अपना बैग उठाते हुए बाहर निकल गया। तो सबके जाने के बाद कविता ने रसोई समेटी और नहाने चली गई, पर रह रहकर उसके दिमाग में बेटी रिया के कहे अल्फाज घूम रहे थे। पता नहीं आपने आज तक ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट बनाया भी है या नहीं। इन शब्दों ने कविता को 20 साल पीछे की याद दिला दी और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। इस साल का बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड जाता है कविता शर्मा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कविता ने स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लिया। लगातार तीसरी बार उसने ये पुरस्कार जीता था। मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, जीत लिया इस साल भी अवार्ड, कविता की सहेली रिंकू ने कविता को गले लगाते हुए कहा। तो कविता मायूस होकर बोली, सॉरी यार, इस साल भी तू नहीं जीत पाई,
अरे तेरे प्रोजेक्ट के सामने मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बेकार था। तू सच में एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट बनेगी। रिंकू कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोली। तभी किसी ने पीछे से आकर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये था संजय, जो कविता को प्रथम रस से जानता था। दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखते थे, पर कभी सीधे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज संजय हिम्मत जुटाकर कविता के पास आया और बोला, मैं आपको मुबारकबाद देने आया था कविता। आपका प्रोजेक्ट सच में बहुत बढ़िया था। जी शुक्रिया। मैं रिंकू को पार्टी दे रही थी, तो आप भी ज्वाइन कीजिए, कविता ने हिचकिचाते हुए कहा। उस दिन उन दोनों के बीच की खामोशियां टूट गई और दोनों में दोस्ती हो गई। देखते देखते कॉलेज का तीसरा साल ख़त्म हो गया। संजय अपने मैनेजमेंट कोर्स में अव्वल आया और कविता अपने आर्किटेक्ट कोर्स में। दोनों ने उस दिन एक दूसरे को प्रपोज किया। रिंकू उन दोनों के लिए बहुत खुश थी। उनके माता पिता भी चाहते थे कि वो जल्द ही शादी कर लें, पर संजय अभी 2 साल का MBA करना चाहता था। 2 साल दोनों अलग अलग शहरों में थे। देखते ही देखते 2 साल भी बीत गए। कविता को एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब भविष्य उज्जवल था और संजय को भी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। पर तभी संजय की मां का देहांत हो गया। पिता तो उसके पहले ही चल बसे थे। संजय बिल्कुल अकेला हो गया। संजय, शादी कर लेते हैं, कविता ने कहा। नहीं कविता, मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं करने दूंगा। संजय, कुछ बर्बाद नहीं होगा। मेरा कोर्स फिर कभी हो जाएगा। इस समय मुझे तुम्हारी चिंता है और तुमसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए, कविता ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ सामान्य होने लगा। कविता ने उस साल फिर से अपने अधूरे कोर्स को पूरा करने के लिए एग्जाम दिए और उत्तीर्ण भी हो गई। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कविता की तबीयत बिगड़ गई। जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। यह सुनकर संजय को समझ नहीं आया कि वो इस खबर पर खुश हो या दुखी, क्योंकि यदि कविता इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएगी तो उसका कोर्स करने का मौका हाथ से निकल जाएगा। कविता, तुम इस बच्चे को, मतलब तुम्हारा सपना पूरा करो, बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, संजय ने कहा। तो रिंकू भी उसकी बात से सहमत थी। पागल हो तुम दोनों, भगवान के इस तोहफे को मारकर मैं अपने सपनों का महल खड़ा करूँगी क्या? अब ये बच्चा ही मेरा सपना है, कविता ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। और 9 महीने बाद नन्ही सी रिया उनकी ज़िंदगी में आई। दोनों की दुनिया खुशियों से भर गई, पर रिया अक्सर बीमार रहती थी। कविता के पास अब एक ही विकल्प था, नौकरी छोड़ रिया को देखना। पागल है क्या तू? ऐसी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती और तू यूं ही उसे लात मार रही है, कविता की सहेली रिंकू ने कहा। तो कविता बोली, नौकरी से ज़्यादा रिया ज़रूरी है मेरे लिए। ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं दोबारा नौकरी कर लूँगी, पर अभी इसको मेरी ज़रूरत है। डॉक्टर का कहना है कि रिया कमज़ोर है, इसे हर पल देखभाल की ज़रूरत है और वो देखभाल मैं ही कर पाऊँगी, कविता ने कहा। इस बीच रिंकू की भी शादी हो गई और वो अमेरिका चली गई। समय बीतने लगा। रिया जब 5 साल की हुई तो उसका भाई प्रियांशु भी इस दुनिया में आ गया। घर परिवार और बच्चों की देखभाल में अब कविता उलझती चली गई और अपनी पहचान खोती चली गई। अब वो केवल एक माँ और एक पत्नी का ही किरदार निभा रही थी। कविता शर्मा, जिसके लिए नौकरियों की लाइन लगी थी, जिसे हर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने पैनल पर रखना चाहती थी, आज केवल घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। संजय दिन प्रतिदिन व्यस्त होता चला गया। यूँ उन दोनों में आज भी बहुत प्यार था, पर समय नहीं था। अचानक दरवाजे की बैल बजी तो सहसा ही कविता अपने अतीत के यादों से बाहर निकली। उसने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने प्रियांशु और रिया को खड़े देख कविता को समय का एहसास हुआ। यादों की स्मृतियों में वो इतना खो गई थी कि उसे पता ही न चला कि कब दोपहर के 2 बज गए। प्रियांशु अंदर आते ही बोला, मम्मी बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से खाना लगा दो।
तुम जाओ, कपड़े बदल कर अपना हाथ मुंह धो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। कविता ये कहकर रसोई में चली गई और जल्दी से फटाफट रोटियां सेकनी शुरू की। तभी प्रियांशु के चिल्लाने की आवाज़ आई तो कविता ने कहा, क्या हुआ प्रियांशु, क्यों चिल्ला रहे हो? आज आपने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले मम्मी। प्रियांशु ने गुस्से से कहा। तो कविता अपना काम छोड़कर बच्चों के कमरे में पहुंची और बोली, एक दिन खुद नहीं निकाल सकता क्या अपने कपड़े? आज समय का ध्यान नहीं रहा मुझे। रोज आप निकालते हो ना, तो फिर आज मैं क्यों निकालूं? प्रियांशु ने लापरवाही से कहा। तभी रिया व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, रहने दे प्रियांशु, आज मम्मी को कुछ ज़्यादा ही काम था शायद। हमारे कमरे की झाड़ पोछ भी नहीं हुई समय पर, खाना भी तैयार नहीं हुआ। बहुत बिजी थी आज मम्मी। एक दिन अगर काम नहीं हुआ तो क्या पहाड़ टूट गया? कविता ने पलटकर जवाब दिया। तो रिया बोली, बिल्कुल नहीं, पर जब हम समय पर काम नहीं करते तो आप हमें तो बहुत बड़ा और लंबा लेक्चर देती हो ना। रिया ने फिर उसी अंदाज में बात की। वो बात अलग है रिया, मैं तुम्हें पढ़ाई को लेकर टोकती हूँ। इस समय पढ़ाई लिखाई ही तुम दोनों का काम है। कविता ने प्रियांशु के कपड़े निकालते हुए कहा। हाँ ठीक, वैसे ही समय पर खाना बनाना, घर साफ रखना आपका काम है मम्मी। हम अपने काम में गलती करते हैं तो आप हमें डांटती हैं, पर आप अपना काम सही से ना करो तो आपको कौन डांटे? रिया ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया और बाहर खाने की टेबल पर चली गई। रिया की बातें सुनकर कविता एकदम खामोश हो गई। उसने बच्चों को खाना खिलाया और टेबल साफ कर रसोई समेटने लगी। रिया की तीर की सम्मान चुभती बातों ने उसके मन को छलनी कर दिया था। आजकल अक्सर रिया की इस तरह की बातों से कविता का मन व्याकुल होता जा रहा था। 2-3 साल पहले तक तो दोनों माँ बेटी में बहुत पटती थी। कविता तो रिया की जान थी, एक पल भी वो उससे दूर नहीं रहती थी। स्कूल से आते ही कविता से ऐसे लिपट जाती थी जैसे जन्मों बाद मिली हो। अपने स्कूल और सहेलियों की हर बात कविता को बताती। कविता ने समय पर खाना खाया या नहीं, इसका भी पूरा ध्यान रखती थी रिया। और आज उसकी माँ बिना खाना खाए बैठी थी, पर रिया को इस बात से कोई मतलब नहीं था। कविता के मन में सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर उसकी नन्ही सी रिया को हुआ क्या है। वो अब उससे इतनी खींची खींची क्यों रहती है? रिया, कैसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट? रात को खाना खाते हुए संजय ने पूछा। आज तो किस्मत अच्छी थी पापा, सुबह हिंदी की मैम नहीं आई थी तो मुझे आधा घंटा मिल गया प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए, वरना आज तो कांड हो ही जाता। रिया ने माँ को घूरते हुए कहा। तो कविता ने बिना कोई उत्तर दिए टेबल से बचा हुआ सामान उठाया और रसोई में चली गई। ये क्या तरीका है रिया, आप कैसे बात करने लगी हो आजकल? अपने प्रोजेक्ट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मम्मी की क्या गलती है इसमें? आपने आज बहुत बदतमीजी की है अपनी माँ से। संजय ने थोड़े कड़क अंदाज में कहा। पापा, मैं मम्मी को बोलकर सोई थी कि मुझे जल्दी उठा देना, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया, तो इसमें गलती मम्मी की है ना? रिया ने सफाई देते हुए कहा। आपकी गलती है रिया। पहली बात, अब आप दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। मम्मी पर क्यों थोप रहे हो? आपको जल्दी उठना था तो अलार्म सेट करके सोती। ये काम आपका है, और ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने आपको उठाया नहीं। वो आई थी आपको उठाने, आप नहीं उठी तो वो क्या करे? संजय ने रिया को उसकी गलती का एहसास दिलाया। पर पापा, रिया कुछ बोलती इससे पहले ही संजय बोल पड़ा। जाइए और सॉरी बोलिए अपनी मम्मी से, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। रिया के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। उसे अपनी गलती का कितना एहसास हुआ ये कहना तो मुश्किल था, पर वो उठकर कविता से माफ़ी मांगने चली गई। कविता रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। अपनी नन्ही सी रिया को याद कर रही थी, जो उसके दर्द और तकलीफ़ को चुटकियों में अपनी प्यारी प्यारी बातों से दूर कर देती थी। आज उसी रिया की बातों में न जाने क्यों इतनी तलखी आ गई। मम्मी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं टेंशन में थी। बोर्ड का प्रेशर है इस साल, तो उस वजह से शायद। रिया ने कविता के करीब आते हुए कहा।
तो कविता ने उसको गले से लगा लिया और बोली, रिया प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वहाँ से चली गई। कविता उसे नम आँखों से जाते हुए देखती रही। दरवाजे पर संजय खड़ा था। उसने रिया को गले से लगाया और बोला, हो जाता है ऐसा बच्चे, अपनी गलती मान लेना और उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है, जाओ पढ़ाई करो। तो रिया हल्का सा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। तभी संजय कविता के पास आया और बोला, तो अब सरकार का गुस्सा ख़त्म हुआ कि नहीं? अब तो रिया ने सॉरी भी बोल दिया। सॉरी बोलने और सॉरी फील करने में बहुत फ़र्क होता है संजय। कविता ने कहा, अब ये क्या बात हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि वो सॉरी दिल से नहीं बोल रही? संजय ने पूछा। एक माँ अपने बच्चों के स्पर्श और दिल की धड़कन से समझ जाती है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ है। कविता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो संजय को कविता की बातें समझ नहीं आई। उसके हिसाब से रिया ने दिल से माफ़ी मांगी होगी, पर ये एक माँ का दिल ही जानता है कि सच क्या है। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, ये क्या किया आपने? रिया ने चिल्लाते हुए कहा। उसे अब क्या हो गया? रिया क्यों चिल्ला रही हो? कविता अपना काम छोड़ रिया के कमरे में आकर बोली, मम्मी आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, पर आप हैं कि किसी की बात सुनती ही नहीं। कौन सा सामान रिया? कविता ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। आपने मेरी पढ़ाई की टेबल क्यों साफ़ की? उस पर कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट के पेपर रखे हुए थे, अब मुझे एक भी पेपर नहीं मिल रहा। रिया ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा। तभी कविता ने चुपचाप मेज़ के नीचे का दराज खोला और उसमें से एक फ़ाइल निकालकर रिया को देते हुए बोली, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स पेपर, ज़रूरी कागजात सब इस फाइल में हैं बेटा, थोड़ा झुककर देख लेती तो मिल जाते। मुझे क्या ख्वाब आ रहे हैं कि आपने कहाँ रखे हैं, और जब मैंने आपको कह रखा है कि आप मेरे स्टडी टेबल और अलमारी से दूर रहिए, तो आपको समझ में क्यों नहीं आता? रिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी चीज़ों को सलीके से रखना सीखो। स्टडी टेबल की हालत बुरी हो रखी थी, इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी उस पर, कोई भी चीज़ तरीके से नहीं रखी थी। और तुम्हारी अलमारी खोलो तो सारे कपड़े गिरने लगते हैं, ये क्या तरीका है? कविता भी चिल्ला पड़ी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी? मेरी स्टडी टेबल है, मेरी अलमारी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूँ। आपको किसने कहा है उसे साफ़ करने के लिए? प्लीज़ मेरे सामान और मुझसे दूर ही रहिए, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। रिया उस फाइल में से अपने ज़रूरी पेपर निकालते हुए बोली। तो कविता का मन तो हुआ कि रिया की इस बदतमीजी पर उसकी ज़ोर से पिटाई कर दे, पर उसने तो कभी बचपन में ही अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, तो जवानी में क्या उठाएगी? ये सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी तुम माँ बेटी? संजय ने लैपटॉप में नज़र गड़ाते हुए कहा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपना काम करें, ये सब सिचुएशन तो मैं ही हैंडल करूँगी ना, कविता ने गुस्से में कहा। तो संजय ने लैपटॉप बंद किया और बोला, कविता हुआ क्या है, प्लीज़ बताओ तो सही। रिया का स्टडी टेबल साफ करके सब कुछ सही ढंग से लगाया था मैंने, उस पर भी आपकी बेटी बिगड़ पड़ी। कोई सलीका ही नहीं है उसमें, सब सामान बिखेर कर रखती है। कल को कोई सामान खो गया तो देखो कविता, उसे जैसे अपना सामान और कमरा रखना है रखने दो ना। ये सुनकर कविता संजय की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मतलब क्या सही है और क्या गलत है ये मैं उसे समझाऊं भी नहीं, ये कहना चाहते हो तुम? कविता कभी कभी हमें बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब वो कहती है कि उसकी चीज़ों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, तो लेने दो ना उसे भी जिम्मेदारी, सीखने दो उसको खुद से, तभी समझ आएगी। कविता को संजय की बात कुछ हद तक सही भी लगी। तब से उसने फैसला किया कि वो अब से रिया की अलमारी और स्टडी को हाथ भी नहीं लगाएगी। अगले दिन कविता बालकनी में बैठकर एल्बम देख रही थी। तभी संजय उसके पास आया और बोला, अरे आज ये पुरानी एल्बम खोलकर क्यों बैठी हो?
बस ऐसे ही आज पुरानी यादें ताज़ा करने का मन हो गया। नई यादों में तो कुछ खास है नहीं, तो सोचा पुरानी यादों से ही दिल बहला लूं। कविता ने कहा, वैसे आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी कॉलेज में थी। संजय ने उसके नज़दीक आते हुए कहा, बस हो गया आपका रोमांस शुरू। कविता ने एल्बम के पन्ने पलटते हुए कहा। तभी उसकी नज़र अपनी और रिंकू की तस्वीर पर गई। वो उसको हाथों से स्पर्श करती हुई बोली, आज रिंकू की बहुत याद आ रही है। वैसे ये रिंकू मैडम आजकल है कहाँ? बहुत दिनों से उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। तुमने फ़ोन किया क्या? संजय ने पूछा। अरे एक बार नहीं, कई बार किया, पर पता नहीं ये औरत कहाँ गुम हो गई है। बहुत नाराज़ हूँ मैं इससे। कविता ने उसकी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। तभी प्रियांशु की आवाज़ से दोनों घबरा उठे। मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ। संजय और कविता जल्दी से बाहर आए तो दरवाजे के सामने खड़ी महिला ने हंसते हुए कहा, संजय बाबू स्वागत नहीं करोगे हमारा? कविता और संजय हैरान रह गए। सामने रिंकू खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कान, हाथों में बैग और पूरी तरह से वेस्टर्न लुक। कविता को विश्वास नहीं हो रहा था। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई एलियन हूँ? रिंकू ने भी हैरानी प्रकट करते हुए कहा। तो कविता भागकर रिंकू को गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत समय बाद मिली थी। दोनों की आंखों में नमी थी। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? कितनी बार फ़ोन ट्राई किया तुझे, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। कविता ने शिकायतों का पिटारा खोल कर रख दिया। अरे बहन थम जा जरा, सांस तो लेने दे मुझे, रिंकू ने कहा। तभी रिया अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और बोली, रिंकू मौसी, मम्मी का तो ऐसे ही है, इनके पास शिकायतों के अलावा और कुछ नहीं होता। वेलकम टू इंडिया मौसी। तभी रिंकू ने रिया को गले से लगाते हुए कहा, तेरी माँ की शिकायतों में भी प्यार झलकता है बेटा। तभी संजय बोला, रिंकू साहिबा आप तो ईद का चांद हो गई। सच में हम परेशान हो गए थे, तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। वैसे रोहित नहीं आया? रिंकू ने संजय की बात काटते हुए कहा। फिलहाल बहुत भूख लग रही है मुझे, खाना दो। तो रूम में जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ, कविता ने कहा और रसोई में चली गई। वो अकेले ही रसोई में काम कर रही थी। तभी रिंकू आई और बोली, रिया को भी साथ लगाया कर कविता, अब वो बड़ी हो गई है। कविता ने भारी आवाज़ में कहा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी मर्जी से सब कार्य करते हैं। तू जा बैठे, मैं परोसती हूँ खाना। रिंकू समझ रही थी कि कविता और रिया में अब कुछ भी ठीक नहीं है। उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। खाना खाते समय रिंकू ने बताया कि उसको यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ की पोस्ट ऑफर हुई है। उसे ऑफर अच्छा लगा, इसलिए उसने इसे कबूल कर लिया। पर रिंकू, सैलरी पैकेज तो अमेरिका की कंपनी से कम ही है। संजय ने कहा, हाँ जीजू कम है, पर पोस्ट बड़ी है। अमेरिका की कंपनी में इस पोस्ट तक पहुंचने में और 5 साल लग जाते, फिर अपने देश में रहने का मौका भी तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कविता को आभास हो रहा था कि रिंकू कुछ तो छुपा रही है, पर अभी सबके सामने वो रिंकू से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए रात का इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। रात को कविता रिंकू के पास गेस्ट रूम में आई। सब ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुझे? कविता ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा। तेरे होते हुए मुझे किस बात की फ़िक्र है बहन, आ बैठे, रिंकू ने कहा और कविता को अपने पास बिठाया। अब बता क्या बात है, तो इस तरह अमेरिका से यहाँ जॉब करने कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना वहाँ? कविता ने पूछा। तो रिंकू बोली, बहन कुछ नहीं हुआ, मैं क्या अपने देश आकर जॉब नहीं कर सकती? रिंकू ने अपने मन के भाव को छुपाने की कोशिश की। ऐसे नेक ख्यालात आपके पहले तो नहीं थे मैडम, अचानक वतन से प्रेम कैसे उमड़ आया? पहले भी तुझे कितने बढ़िया ऑफर आए थे, पर तूने हर बार यही कहकर मना कर दिया कि अमेरिका से कम सैलरी है, वहाँ जो आराम है वो यहाँ नहीं है। अब क्या हुआ अचानक? देख तुझे मेरी कसम,
जो झूठ बोली। अब कविता ने रिंकू को अपनी कसम दे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। रिंकू से अपने दर्द को और छुपाना मुश्किल हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। कविता के गले लग गई। कविता अपनी सहेली की ऐसी हालत देखकर चौंक गई। अब उसका दिल बैठा जा रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो रिंकू ऐसे रिएक्ट कर रही है। प्लीज़ रिंकू बताओ ना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ? जीजू तो ठीक है ना? कविता उसको पानी का गिलास थमाते हुए बोली। तो रिंकू ने पानी पीकर अपने आप को शांत किया और बोली, कविता, मैं और रोहित अब साथ नहीं हैं। कविता को ये सुन जैसे झटका सा लगा। ये क्या कह रही है तुम? कैसे? मतलब क्यों साथ नहीं हो? ऐसा क्या हुआ? तकरीबन 10 महीने पहले मुझे रोहित की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच पता चला। रोहित ने एक और शादी कर रखी है, वहीं अमेरिका में। उससे उन्हें 8 साल का बेटा भी है। रिंकू बोलते जा रही थी और कविता सुन होकर उसकी बातें सुनती जा रही थी। जब मुझे ये पता चला तो पहले तो बहुत गुस्सा आया। मेरे और रोहित के काफ़ी झगड़े भी हुए, पर फिर मैंने अपने मन को शांत करके रोहित की ही बातों को ध्यान से सोचा। रोहित ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उसके माता पिता को पोता पोती नहीं दे सकी, मुझ में कमी थी। इसके बावजूद रोहित ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। अपने परिवार के ताने सुनता रहा, पर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहा। पर हर चीज़ एक समय तक ही बर्दाश्त की जा सकती है, इसलिए अब उसकी भी बर्दाश्त की हद पार हो गई और उसने शादी कर ली और तुम चुपचाप इंडिया आ गई। ये क्या किया तुमने रिंकू? दरवाजे पर खड़ा संजय बोला। जीजू, अब और सहन नहीं हो रहा था। मैंने रोहित को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ देखा। बहुत खुश थे सभी। रोहित हमेशा से अपना एक बच्चा चाहता था, पर उसने इसके लिए कभी मुझे उलाना नहीं दिया। पर कब तक मन मारता? रिंकू ने कहा तो संजय बोला, तो तुम लोग बच्चा गोद ले लेते। इसके लिए दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? कविता ने भी सहमति प्रकट करते हुए कहा, बस करो तुम दोनों। बस मुझे पता है कि रोहित चाहता तो ये सब कर सकता था, पर नहीं किया। इसके लिए मैं भी शायद उसे माफ़ नहीं कर पाऊँ। लेकिन अब बस झगड़ा कर, कोर्ट जाकर रोहित को वापस हासिल कर भी लेती तो क्या होता? सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मैंने उसे आज़ाद कर दिया और उसे तलाक दे दिया। रिंकू ने डबडबाई आंखों से कविता और संजय की तरफ देखते हुए कहा। तो संजय और कविता कुछ पल के लिए खामोश से एक दूसरे को देखते रहे। फिर कविता बोली, अब इस बारे में रिंकू से कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज से तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जो बीत गया उसे भूल जा, भविष्य पर फोकस कर और याद रखना, हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं। कविता ने रिंकू को गले लगाते हुए कहा, जानती हूँ, तभी तो यहाँ आई हूँ। कोई मुझे समझे या ना समझे, पर तुम दोनों मुझे ज़रूर समझोगे और साथ भी निभाओगे। रिंकू ने भारी आवाज़ में कहा और उन दोनों को सोने के लिए भेज दिया। अगले दिन रिंकू ने देखा कि कविता के दोनों बच्चे उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो उसने सोचा कि यही मौका है अपने पंखों में उड़ान भरने का। रास्ता आसान नहीं होगा, पर रिंकू कविता को ये रास्ता पार करवाएगी, उसने मन ही मन सोचा। और 1-2 दिन बाद ही कविता से कहा, कविता, अभी तो फिर से नौकरी शुरू कर दे। क्या पागल है तुम? बोलने से पहले सोच तो ले। रिया की 10वीं है इस बार और मैं जॉब शुरू कर दूं। दिमाग घास चढ़ने गया है क्या तेरा? कविता रिंकू पर बरस पड़ी। तो रिंकू ने कहा, रिया की 10वीं है तो कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए तूने ट्यूशन लगा रखा है, कौन सा वो तुझसे पढ़ती है? रिंकू ने अपनी सफाई पेश की। नहीं रिंकू, अब नहीं होगा। अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और वैसे भी 35 साल की उम्र में कौन मुझे नौकरी देगा? अरे बहन, नौकरी देगा नहीं, दे चुका है। ये देख अपॉइंटमेंट लेटर। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कंपनी से तुझे जॉब ऑफर आया है। बस 1 महीने तुझे चंडीगढ़ में उनके साथ काम करना है। उसके बाद वो तुझे यहीं दिल्ली की ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। रिंकू की आंखों में एक चमक थी। कविता ने रिंकू से वो लेटर लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी नम आंखों से रिंकू को देखने लगी, पर फिर बोली,
नहीं रिंकू, घर छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा सब? नहीं बहन। रिंकू ने गुस्से में कविता को अपने पास लिया और बोली, बस बहन, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। तू कविता शर्मा है जिसने आसमान को छूने का ख्वाब देखा था, पर अब घर, बच्चे और संजय के देखभाल में तूने अपने उस सपने को कुचल दिया और तो और अपने वजूद को ही ख़त्म कर दिया। अब और नहीं, बहुत साल सुन ली तेरी बकवास, अब मेरी सुन। तू ये जॉब करेगी और रही बात घर और बच्चों की, तो 1 महीने मैं देख लूँगी, पर तू अब अपनी उड़ान नहीं रोकेगी। कविता ने नम आँखों से रिंकू की तरफ देखा और रोते हुए उसे गले से लगा लिया। ये क्या कह रही हो तुम रिंकू? अब कविता जॉब करेगी? संजय ने कमरे में आते हुए आश्चर्य से पूछा। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है जीजू? मेरा मतलब अब इस उम्र में नौकरी करेगी? आप भी तो इस उम्र में नौकरी कर रहे हैं जीजू। रिंकू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मेरे पास तो पहले से ही एक नौकरी है रिंकू, मैं कौन सा इस उम्र में नौकरी की तलाश करने जा रहा हूँ। हाँ तो कविता भी कौन सी नौकरी तलाश करेगी? रिंकू ने कहा। तो संजय बोला, पर क्यों, सब ठीक तो चल रहा है। बिल्कुल जीजू, सबकी ज़िंदगी ठीक चल रही है और ऊपर से देखने पर कविता की ज़िंदगी भी ठीक ही चल रही है, पर उसके अंदर जैसे सब टूट चुका है और वो अपना वजूद खो चुकी है। वो कविता जिसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी खोलेगी, अफसोस की वो अपने नाम का एक घर भी नहीं बना पाई। रिंकू ने भारी आवाज़ में कहा। ये क्या बात हुई रिंकू? उसे यहाँ कोई तकलीफ़ है क्या? जो मेरा है वो उसका भी तो है। संजय ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो रिया बोली, तकलीफ़ है जीजू, आपको कविता की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही? रोज़ वो अपने दोनों बच्चों के ताने सुनती है। आपकी बेटी रिया की नज़र में उसकी माँ बस एक हाउसवाइफ है जिसे केवल किचन संभालना आता है। मैं हैरान हूँ कि रिया को अपनी माँ के टैलेंट के बारे में पता ही नहीं। हर रोज़ सुबह से रात तक वो आप तीनों की देखभाल में ही लगी रहती है। आप सबको क्या चाहिए, कब चाहिए, यही उसकी दुनिया बन गई है। पर क्या कभी किसी ने प्यार से उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए? रिंकू तल्ख होती जा रही थी। तभी संजय ने कहा, रिंकू, रिया और कविता में जो मन मुटाव है उसका कारण रिया की उम्र है। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। संजय ने सफाई देते हुए कहा। तो रिंकू बोली, वाह जीजू, हम सब भी तो इस उम्र से गुजर चुके हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। बात बात पर अपनी माँ का तिरस्कार करना, उन्हें भला बुरा सुनाना, ये सब हमने क्यों नहीं किया? रिंकू ने गुस्से से कहा। वो वक्त और था रिंकू, और आज वक्त और है। नहीं जीजू, वक्त ज़रूर बदलता है, पर माता पिता के प्रति आदर और सम्मान वही रहता है और रहना भी चाहिए। अब तुम क्या चाहती हो कविता? जॉब करें? संजय ने पूछा। आपको कोई ऐतराज़ है इस बात से? मुझे क्यों ऐतराज़ होगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि कविता हर समय जगह जगह इंटरव्यू के लिए भागती रहे। संजय ने अपनी राय रखते हुए कहा। उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए। रिंकू ने कविता का अपॉइंटमेंट लेटर संजय को दिखाते हुए कहा। तो संजय उसे देखते ही हैरान हो गया। रिंकू, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। कविता ने यहाँ के लिए कब अर्जी दी थी? बताया ही नहीं उसने तो। नहीं, मैंने दी थी जीजू, उसे तो पता ही नहीं। उन्होंने कविता का प्रोफाइल पढ़ते ही उसे जॉब ऑफर कर दी। बस कविता को 1 महीने के लिए चंडीगढ़ जाना है और फिर कंपनी उसे दिल्ली ऑफिस में ही शिफ्ट कर देगी। रिंकू ने ऑफर समझाते हुए कहा। पर घर पर बच्चे, इन सबको कैसे? संजय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। जीजू, कविता ने 17 साल से आपके घर को संभाल रखा है, हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया है और उसे बखूबी निभाया भी है। अपने सपनों को ममता और फर्ज के आंचल में लपेट दिया उसने और दोबारा कभी उस आंचल को खोला ही नहीं। और सच कहूँ तो आपने भी कभी उसके आंचल को खोलने में मदद नहीं की। पर अब बहुत हो गया, अब उसका ये आंचल मैं खोलूँगी। उसके सपनों में फिर से उड़ान भरने का समय आ गया है जीजू। आज आपकी कविता को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आप साथ देंगे
तो उसे अच्छा लगेगा, और नहीं देंगे तो भी उड़ान तो वो फिर भी भरेगी ही। रिंकू, आई एम सॉरी। शायद उस समय मैं हालात के आगे झुक गया था, पर इस बार नहीं। मैं पूरी तरह से कविता के साथ खड़ा हूँ, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। रिंकू खुशी से उछल पड़ी। ये हुई ना बात। अब जरा अपनी बच्चा पार्टी को आवाज़ दीजिए। संजय ने रिंकू और प्रियांशु को बुलाया और उन्हें कविता की जॉब के ऑफर के बारे में समझाया। बच्चे, आपके मम्मी के बहुत बड़े सपने थे और उसमें उनको पूरा करने का दम भी था, पर घर की जिम्मेदारियों में उसने अपने सपनों को चार दीवारी में ही दफना दिया। पर अब वक्त है, उन्हें नए पंख मिले हैं। हम सबको मम्मी की हेल्प करनी है। उसके पंखों पर अब जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना। आप दोनों इतने बड़े हो गए हो कि अपना काम खुद कर सकते हो। तो मम्मी ने जैसे इतने साल हमें बेफिक्र होकर उड़ने दिया, उसी तरह अब हम भी मम्मी को बेफिक्र होकर उड़ने देंगे। संजय ने बच्चों को समझाते हुए कहा। सारा इंतजाम हो गया। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब कविता अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए चंडीगढ़ की फ्लाइट में बैठ गई। सबने कविता को खुशी खुशी विदा किया। अगले दिन कानों के पास अलार्म बजते ही रिया चिल्लाते हुए उठी। मम्मी, ये कान के पास अलार्म क्यों रखा? मम्मी, मम्मी। तभी रिंकू अंदर आई और प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रिया। यह अलार्म मैंने रखा है ताकि तुम समय पर उठ जाओ। रिया को अचानक एहसास हुआ कि मम्मी तो यहाँ है ही नहीं। वो फिर गुस्से से बोली, मौसी, आप आराम से आकर भी तो उठा सकती थी, जैसे मम्मी उठाती थी। रिंकू ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, और तुम क्या इतने में ही आराम से उठ जाती थी? वो क्या है ना रिया, इंसान का प्यार तो तुम्हें समझ नहीं आया, तो अब मशीन के प्यार से काम चलाओ। गेट रेडी फास्ट। रिया पैर पटकती हुई बिस्तर से उठ गई। आज पहली बार रिया को अपनी माँ के उस प्यार भरे स्पर्श की याद आ रही थी। उसकी मधुर आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, मेरी प्यारी गुड़िया, जल्दी से उठ जा बेटा। पर बदले में उसने कभी अपनी माँ को गले नहीं लगाया, बल्कि उस पर बरसना शुरू कर देती थी। प्रियांशु जब नहा कर आया तो वो चिल्लाते हुए बोला, मेरे कपड़े अभी तक नहीं निकाले मौसी। रिंकू फिर अंदर आई और बोली, तुम्हें अपनी अलमारी खोलनी नहीं आती क्या? आती है, पर कपड़े तो मम्मी निकालती थी। आज से तुम रात को ही अपनी स्कूल ड्रेस बाहर निकाल कर रखोगे और खुद ही पहनकर तैयार होकर बाहर आओगे। रिंकू ने सख्त आवाज में कहा, पर मौसी, ये सब मम्मी करती थी, मैं अभी छोटा हूँ ना। पहली बात, आपकी मम्मी अपनी इच्छा से आपका काम करती थी, वो कोई घर की नौकरानी नहीं जिन्हें ये सारे काम करने की ड्यूटी दी गई हो। और दूसरी बात कि तुम अभी छोटे हो तो बेटा जी, जो बच्चा बिग बॉस देख सकता है वो छोटा कैसे हो सकता है? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। रिंकू ये कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई और रिया और प्रियांशु एक दूसरे को असहाय नज़रों से देखते रह गई। डाइनिंग टेबल पर सब तैयार होकर समय पर पहुंच गई। तभी रिया खाना बनाने वाली मेड को देखकर हैरानी से बोली, पापा, आपने खाना बनाने वाली आंटी को क्यों रखा है? क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता बेटा, सिंपल सी बात है, संजय ने कहा। पर रिंकू मौसी को तो आता है ना, वो बना देती। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा तो संजय कुछ बोल पाता, उससे पहले ही रिंकू ने पीछे से आकर जवाब दिया, रिया, पहली बात मुझे भी जॉब पर जाना होगा, तो दोपहर और रात का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी। और दूसरी बात, जब तुम्हें कविता के बने खाने में, जो कि एक्सपर्ट है कुकिंग में, उसमें इतनी कमियां निकालती रहती थी, तो मैं तो फिर किस खेत की मूली हूँ? मेरा बनाया खाना तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए कुक रख ली, इससे जो चाहे बनवा लो। ठीक कहा ना मैंने? वाह, जो चाहे बनवा लें। थैंक्स मौसी। प्रियांशु के आंखों में चमक आ गई। बेटा जी, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुक को लिस्ट दे दी है कि कौन से दिन क्या क्या बनेगा, उसी हिसाब से कुक आप सबका टिफ़िन, लंच और डिनर तैयार करेगी। पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम उस दिन वही खाना खाना चाहते हों, हमारी भी तो पसंद है। रिया ने अपने पापा की तरफ हक से देखते हुए कहा। रिया ये कुक है, मम्मी नहीं, जो आपके आगे पीछे घूमते हुए पूछती रहेगी कि बेटा बताओ क्या खाना है,
क्या बनाऊं आज? एक हाउसवाइफ की आधी ज़िंदगी तो इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही निकल जाती है कि क्या बनाना है। इसलिए तुम्हारी रिंकू मौसी ने इस पर्सन को ही ख़त्म कर दिया, उसको एक लिस्ट दे दी। एंड यू बोथ विल फॉलो इट, समझे दोनों? संजय ने कड़क स्वर में कहा। संडे को आप दोनों अपनी पसंद का फास्ट फूड कुक को बता देना, वो बना देगी, लेकिन सिर्फ संडे। रिंकू ने प्रियांशु के गाल खींचते हुए कहा। दोपहर को घर आकर माँ के प्यार भरे स्पर्श को न पाकर प्रियांशु अब बहुत मायूस था। वो डबडबाई आंखों से अपने कपड़े बदल रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। कैसा है मेरा बाबू? खाना खा लिया बच्चे? कविता की आवाज़ सुनते ही प्रियांशु के आंसू निकल पड़े। बस 1 महीने की बात है बच्चे, फिर मम्मी वापस आ जाएगी, कविता ने प्रियांशु को समझाते हुए कहा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा मम्मी, और आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ, प्रियांशु ने कहा। मौसी और पापा की बात मानना और दीदी को परेशान मत करना, कविता ने प्रियांशु को हिदायत देते हुए भारी मन से फ़ोन रख दिया। उस दिन रिया ने अपना सारा टेबल उथल पुथल करके रख दिया, पर वो जो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला। रोते हुए वो बिस्तर पर बैठ गई। तभी संजय अंदर आया। क्या हुआ बेटा? पापा, 2 दिन पहले मैंने कुछ प्रिंट आउट यहाँ रखे थे, बहुत मेहनत की थी मैंने उन्हें इंटरनेट से ढूंढने में, पर अब वो नहीं मिल रहे, यही टेबल पर ही रखे थे। रिया रोते हुए बोली। जब आपको पता था कि वो इतनी ज़रूरी था, तुझे संभाल कर किसी फोल्डर में रखना चाहिए था ना। कुछ समय पहले कविता ने भी आपको यही बात समझाई थी, बल्कि उसने तो आपके सारे ज़रूरी पेपर एक फ़ाइल में करके रख दिए थे, पर तुम कितना भड़क गई थी उस पर। बच्चे, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना सीखो। मेहनत भी तभी रंग लाती है जब आप उसको जिम्मेदारी से निभाओगे, संजय ने रिया को समझाते हुए कहा। तभी सफाई करने वाली मेड ने अंदर आकर कहा। साहब, कुछ कागज़ खिड़की से उड़कर बालकनी में गिर पड़े थे। कल रात बारिश हुई थी ना, तो वो बिल्कुल फट चुके थे, तो मैंने फेंक दिए। सॉरी साहब। कोई बात नहीं, आप जाओ, आपकी कोई गलती नहीं है, रिया ने ही उन्हें संभाल कर नहीं रखा, संजय ने कहा। तो रिया रोने लगी। उसे आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी माँ कितना सही समझाती थी कि अपने कागज़ों को संभाल कर रखो, पर उसने हमेशा उन्हें अपनी कड़वी बातों से चोट पहुंचाई। रिया बेटा, आपकी की गई मेहनत और आपके रिश्ते दोनों को यदि संभाल कर ना रखा जाए तो वो इसी तरह पानी में धुलकर खराब हो जाते हैं। अब से अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना सीखो, रिंकू ने रिया के आंसू पोंछते हुए कहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। संजय, अब कैसा चल रहा है? बच्चे मेरे बिना कैसे कर पा रहे हैं? कविता की आवाज़ में चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक तो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो मैडम, मेरे बिना कैसा चल रहा होगा? अरे आप अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान लगाओ, और तुम्हारे बिना भी सब अच्छा चल रहा है। बल्कि मैं तो अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ कि मैंने पहले से ये सब क्यों नहीं सोचा। तब भी मैड और कुक का इंतज़ाम हो सकता था और तुम जॉब शुरू कर सकती थी। अपनी लाइफ के वो सुनहरे साल तुमने घर की और हमारी देखभाल में लगा दिए। तभी शुरू कर देती तो आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। सॉरी कविता। संजय आगे कुछ कहता कि कविता ने उसे चुप कराते हुए कहा। बस संजय, जॉब करती तो आपके करीब कैसे रहती। कितना बढ़िया वक्त गुजारा है हमने साथ में। आई मिस यू। और बच्चों की फिक्र मत करो, रिंकू उन्हें अच्छे से सुधार रही है, मतलब देख रही है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, संजय ने कहा और फ़ोन रख दिया। शाम को रिंकू ने रिया से कहा। एक बात बताओ बेटी, कुछ साल पहले तक तो तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे की जान हुआ करती थी। आप कभी अपनी मम्मी को छोड़ती ही नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ जो आप उनके पास तक नहीं बैठती? रिंकू ने पूछा तो रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मौसी, मेरे ग्रुप की सभी सहेलियों की मम्मी वर्किंग वुमेन थी। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेस वुमेन, सब अपनी मम्मी के प्रोफेशन की बातें बताती, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताती, तो मैं केवल सुनती रहती। मैंने भी जब एक दिन बताया कि मम्मी आर्किटेक्ट रह चुकी है तो सब हंसने लगे और बोले, आर्किटेक्ट होकर हाउसवाइफ बन गई, या तो वो झूठ बोल रही है
या फिर बेकार की जगह से आर्किटेक्ट का कोर्स किया होगा। मुझे ये सब सुन के मम्मी पर ही गुस्सा आया, बस इसीलिए मैं उनसे कटी कटी सी रहने लगी। आज रिया के मन में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रिया, एक बात आपको समझाना चाहती हूँ बेटा, हाउसवाइफ होना आसान काम नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम है। ऑफिस में आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होता है, पर एक हाउसवाइफ को मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है। घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ उपलब्ध कराना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, घर की साफ सफाई और रख रखाव का ध्यान रखना। कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करना, ये सब क्या चुटकी बजाते ही हो जाता है। आपकी सहेलियों की मम्मी लोग तो केवल एक काम करती हैं, लेकिन आपकी मम्मी तो आप लोगों के लिए 1000 काम करती है। रिंकू ने रिया को एहसास दिलाया कि एक गृहिणी भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितनी कि एक वर्किंग वुमेन। आज मुझे ये एहसास हो गया है मौसी कि मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती है, और इतना करने के बाद हंसते हंसते हमारी हर बात भी सुन लेती है और हम उनकी समझाई बातों पर ही भड़क जाते हैं। रिया रोने लगी। रिया बेटा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि आप सबके काम का सम्मान करना सीखो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रिंकू ने रिया को गले लगाते हुए कहा। समय बीता तो आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कविता को वापस दिल्ली आना था। संजय, रिंकू और दोनों बच्चे उसे लेने एयरपोर्ट गए। कविता को आते देख दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। प्रियांशु भागकर उसके पास गया और कविता को गले से लगा लिया। कविता ने भी उसे कसकर गले लगाया और रिंकू की तरफ देखकर बोली, थैंक्स रिंकू, मेरे परिवार को संभालने के लिए। रिया पीछे खड़ी थी, उसके आंखों में आंसू थे। कविता ने उसे देख अपनी बाहें फैला दी तो रिया भागकर माँ के गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मी, रिया ने गले लगते हुए कहा। मैंने भी मेरी प्रिंसेस को बहुत मिस किया, कविता ने नम आँखों से कहा। फिर उसने संजय और रिंकू की तरफ देखा और बोली, आज मुझे मेरी वही छोटी सी रिया वापस मिल गई है रिंकू। थैंक्स यार। घर पहुंचकर सबने कविता का जोरदार स्वागत किया। अगले दिन रिंकू जाने की तैयारी करने लगी तो कविता ने कहा, रिंकू, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, यहीं रुक जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, देख तूने तो अपनी उड़ान भर ली, अब मेरी बारी है। जिंदगी ने जिस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया, वहाँ से अब एक नई उड़ान तो भरनी पड़ेगी, इसलिए मुझे मेरी उड़ान भरने दे, रिंकू ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। तो कविता बोली, बिल्कुल, तुम्हें इस नई उड़ान में कामयाबी मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बस याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। रिंकू ने कविता को गले लगाया और सबसे अलविदा लेकर चल पड़ी अपनी उड़ान भरने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।